बाबा केदारनाथ धाम की कपाट खुले। मंत्रोच्चारण के साथ खोले गए ये कपाट। बाबा केदारनाथ धाम की कपाट खुले हैं। मंत्रोच्चारण के साथ ये कपाट खोले गए हैं। फूलों से सजा केदारनाथ धाम, श्रद्धालुओं ने लगाए बाबा केदार के जयकारे। विधि विधान से ये कपाट खोले गए। बाबा के दरबार में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, तो तस्वीरों में भी आपको दिखा सकते हैं। खास धुनों के साथ बाबा केदार के ये कपाट खुले हैं और बेहद ही भव्य अलौकिक का ये नजारा, जिसे देखकर हर किसी का मन मोह ले। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब बाबा केदार धाम के कपाट खुले। इस दौरान ये तस्वीरें जहां कुछ खास धुनों के साथ, बैंड के साथ बाबा के कपाट खोले गए हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में महिला खिलाड़ियों के धरना प्रदर्शन का मामला, महिला पहलवानों की याचिका पर सुनवाई शुक्रवार को होगी। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। जंतर मंतर पर महिला खिलाड़ियों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। महिला खिलाड़ियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर गई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से शुक्रवार तक जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगा। तो जंतर मंतर पर महिला खिलाड़ियों का धरना प्रदर्शन जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से शुक्रवार तक जवाब मांगा है। तो दिल्ली में महिला खिलाड़ियों के धरना प्रदर्शन का ये पूरा मामला, जहां जंतर मंतर पर ये खिलाड़ी धरना करते हुए बैठे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में महिला पहलवानों की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। पीयूष संवाददाता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पीयूष, देखिए जिस तरीके से पहलवानों का धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। जो कार्रवाई हुई है उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और शुक्रवार को इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से तमाम जो पहलवान हैं जिन्होंने देश के लिए मेडल लाया, उनको अखाड़े में होना चाहिए था, लेकिन अपनी मांगों के साथ वो कहीं ना कहीं जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप जब जनवरी में नजर डालेंगे, जनवरी में किस तरीके से इन पहलवानों ने प्रदर्शन किया था, करीब 2 से 3 दिनों तक ये प्रदर्शन चला था। उसके बाद सरकार एक्शन में आई और कहीं ना कहीं सरकार ने खिलाड़ियों से 2-3 राउंड जो है वो बातचीत की। जो खेल मंत्रालय के अधिकारी हैं उन्होंने बातचीत की, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी इन खिलाड़ियों से बातचीत की। उसके बाद एक कमेटी बनाई गई और कहा गया कि 90 दिनों के अंदर एक कमेटी ये जो बनाई गई है वो रिपोर्ट देगी और इस आधार पे कहीं ना कहीं कार्रवाई होगी। जिस तरीके से खिलाड़ियों ने ब्रिजभूषण शरण सिंह, जो कि बीजेपी सांसद है और कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं, उन पर आरोप लगाए गए थे। इसके बाद खिलाड़ियों का धरना प्रदर्शन खत्म हो गया। फिर से खिलाड़ी जो है वो जंतर मंतर पर जुटे हुए हैं, अपनी पुराने ही मांगों को लेकर जुटे हुए हैं। लेकिन एक मांग इसमें नया ऐड किया गया है कि जो कमेटी बनाई गई थी उस रिपोर्ट में अभी क्या कुछ जांच हुई है हमें बताया जाए। और खिलाड़ी ये भी कह रहे हैं कि हम फोन के माध्यम से या अपने स्तर से पता करने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन हमें किसी भी तरीके से बताया नहीं जा रहा है। यहां तक खिलाड़ी कह रहे हैं कि हमारे पहले प्रदर्शन को मिसलीड किया गया, हमें मिसलीड किया गया, इसलिए हम किसी भी राजनीतिक दल को न्योता नहीं दे पाए। हमने उस प्रदर्शन को पूरी तरीके से राजनीतिकरण उसका नहीं किया। लेकिन इस बार खिलाड़ी कह रहे हैं कि हम पूरी तरीके से सबको आमंत्रित करते हैं, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, कोई अन्य संगठन हो, वो आए और हमारे साथ खड़े हों और हमारे आवाज में वो आवाज मिलाए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पहलवान कह रहे हैं कि हमने एक लिखित शिकायत थाने में दी थी और थाने में लिखित शिकायत दी और कल पहलवान कह रहे थे कि 48 घंटे, चूंकि आज करीब 3 दिन हो गया, पहलवान कह रहे हैं कि अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले पर सफाई दिया। दिल्ली पुलिस ने कहा कि पहलवानों ने जो शिकायत दी है हम उस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। इसके अलावा ये भी दिल्ली पुलिस ने स्टेटमेंट जारी कर कहा कि जो कमेटी बनाई गई थी उससे हम रिपोर्ट मांग रहे हैं। तो निश्चित रूप से कानूनी पहलू है। लेकिन दिल्ली पुलिस के इस स्टेटमेंट के बाद भी पहलवान जो है वो कहीं ना कहीं जंतर मंतर पर डटे हुए हैं। और इसके साथ ही
अब देखिए लगातार इन पहलवानों की संख्या में इजाफा हो रहा है। जो जूनियर पहलवान है, छोटे छोटे बच्चे जो हैं, वो भी यहाँ पे पहुंच रहे हैं। सभी की मांगे एक ही है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई हो। और ये भी पहलवान कह रहे हैं कि चूंकि ब्रिजभूषण शरण सिंह बड़े रसूखदार आदमी है, बड़े कद के नेता हैं, इसलिए बीजेपी उन पर कार्रवाई नहीं कर रही है। इसी बीच ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, पहलवान सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। पहलवानों का सीधे तौर पे कहना है कि अगर हम कोई एफआईआर दर्ज कराते हैं, अगर हम कोई शिकायत दर्ज कराते हैं, तो उस पर एफआईआर क्यों नहीं रजिस्टर की जाती है। आमतौर पे कोई भी कंप्लेन कराता है तो अगर कुछ इतना बड़ा मामला है, हम कंप्लेन करा रहे हैं, तो एफआईआर क्यों नहीं दर्ज होती है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में संज्ञान लेता है और कहा जा रहा है कि अब शुक्रवार को इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। हालांकि सबसे बड़ी बात है कि जो पहलवान है, आमतौर पे आपने पिछली बार देखा होगा कि पहलवान देर रात को अपने अपने जगहों पे चले जाते थे, अपने कमरों पे चले जाते थे, अपने रिश्तेदारों के यहाँ चले जाते थे, चूंकि परमिशन नहीं थी। लेकिन अब की बार जो पहलवान है वो देर रात भी जंतर मंतर पर रुक रहे हैं, वहीं पे रात गुजार रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक लंबी लड़ाई के मूड में भी ये पहलवान नजर आ रहे हैं। हालांकि ब्रिजभूषण शरण सिंह की अगर हम बात करें तो शुरू से ही आप देखिए उनके स्टेटमेंट को, जब पहले बार भी प्रदर्शन हो रहा था, ब्रिजभूषण शरण सिंह ने अपने आप को पाक साफ बताया था और सीधे तौर पे यहां तक कह दिया था कि अगर कोई भी आरोप हमारे पे लगाए जा रहे हैं, अगर कोई भी आरोप सिद्ध हो जाते हैं, तो मैं फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार हूं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो सामने तो आए, वो बताए तो कि मेरे साथ हुआ क्या है। जी अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में क्या कुछ सुनवाई करता है और क्या पहलवानों की शिकायत पर एफआईआर दर्ज होती है और क्या कुछ खासतौर पे जो कमेटी बनाई गई थी वो रिपोर्ट देती है। ठीक है पीयूष, बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पीएफआई के खिलाफ एनआईए का बड़ा एक्शन है। यूपी, एमपी, बिहार समेत कई राज्यों में एनआईए की रेड। पीएफआई के 17 ठिकानों पर एनआईए की रेड है। 2022 में केंद्र सरकार ने पीएफआई को बैन किया था। केंद्रीय संगठन पर 5 साल का बैन लगाया था। कई राज्यों में पीएफआई को प्रतिबंधित करने की मांग की थी। तो यूपी, एमपी, बिहार समेत कई राज्यों में एनआईए की ये रेड देखने को मिल रही है। तो पिछले साल पीएफआई को बैन किया था केंद्र सरकार ने, 5 सालों के लिए इसे बैन किया गया था। लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं ये लिंक सामने आ रही थी और माना जा रहा था कि अलग अलग तरीकों से पीएफआई को चलाया जा रहा है। और इसी को लेकर देखिए अब रेड भी एनआईए की देखने को मिल रही है। तो कई राज्यों में पीएफआई को प्रतिबंधित करने की मांग भी उठी थी, जिसके बाद पीएफआई को प्रतिबंध लगा दिया गया है पिछले अगले 5 सालों के लिए। तो पीएफआई के खिलाफ एनआईए का एक्शन लगातार जारी है। यूपी, एमपी, बिहार समेत कई राज्यों में एनआईए की रेड है। इससे पहले भी ये रेड देखने को मिली थी, जहां कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी। और देखिए एक बार फिर से एनआईए रेड डालता हुआ कई राज्यों में नजर आ रहा है। उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने को लेकर कमेटी की बैठक। समान नागरिकता संहिता को लागू कमेटी की बैठक है। रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में यह बैठक उत्तराखंड सदन में यह महत्वपूर्ण बैठक है। तो समान नागरिक संहिता को लेकर कमेटी की यह बैठक है। तो रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। तो उत्तराखंड सदन में यह महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी। तो उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने को लेकर कमेटी की यह बैठक और समान नागरिक संहिता को लेकर यह कमेटी की बैठक है। तो रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। उत्तराखंड सदन में यह बैठक महत्वपूर्ण आयोजित की जाएगी। और अब बात मौसम के बदलते मिजाज की। दिल्ली में अगले 2 दिनों तक मौसम रहेगा साफ। दिल्ली में तापमान 40 डिग्री तक रह सकता है। दिल्ली में कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हुई थी, तो हल्की बारिश और हवा चलने से लोगों को थोड़ी राहत मिली थी। तो दिल्ली में अगर बात की जाए तो 40 डिग्री ये तापमान रहेगा। दिल्ली के कुछ इलाकों में बूंदाबांदी भी हुई थी, जिससे लोगों को राहत मिली थी, क्योंकि जिस तरीके से धीरे धीरे गर्मी का सितम लोगों पर देखने को मिल रहा है। सीएम अशोक गहलोत ने जयपुर के महापुरा गांव से महंगाई राहत कैंप की शुरुआत की है, जिसके जरिए पात्र लोगों को सरकार की 10 योजनाओं से जोड़ा जाएगा। माना जा रहा है कि कमरतोड़ महंगाई से निजात दिलाने के लिए इस महंगाई राहत कैंप का आगाज किया जा रहा है।
झारखंड के रामगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत चुटुपालू घाटी में भीषण सड़क हादसा। बिहार से झारखंड के बीच चलने वाली बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। हादसे में पुलिसकर्मी सहित 3 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 15 से ज्यादा लोग घायल। घायलों में कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने तीनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।